वेव ऑप्टिक्स की हम बात करेंगे। रे ऑप्टिक्स को हमने पूरा डिस्कस किया, डिफरेंट फिनोमेना जो कि लाइट के रे नेचर के बेसिस पे हम समझ सकते हैं, उनको हमने एक एक करके देखा। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को हमने डिस्कस किया। देन ऑप्टिक्स के सेकंड जो है पार्ट पर या पोर्शन पर हम आएंगे। दो पार्ट्स में हमने डिवाइड किया था ऑप्टिक्स को स्टार्टिंग में। द फर्स्ट वन वाज रे ऑप्टिक्स एंड द अदर वन इज वेव ऑप्टिक्स। तो स्टार्ट करेंगे वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स को डिस्कस करने के पहले सबसे पहले हम ये देखें कि कौन सा साइंटिस्ट था जिसने वेव ऑप्टिक्स को इंट्रोड्यूस किया। तो इट वाज हाइगन। हाइगन एक साइंटिस्ट का नाम था जिसने सबसे पहले वेव ऑप्टिक्स को इंट्रोड्यूस किया। और हाइगन ने कहा कि लाइट इज नॉट अ रे, लाइट रे नहीं है, लाइट जो है वो वेव है। यानी कि वेव की फॉर्म में लाइट एनर्जी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाती है। ऑब्वियसली जो स्पीड होगी वो उसने 3 × 10⁸ ही रखी, जो हम रे की स्पीड मानते हैं। यानी कि लाइट इज अ वेव। अब वेव को एक्सप्लेन करने की जब बात आई तो कुछ यहाँ पे हमारे पास में कुछ डेफिनेशंस हैं, कुछ टर्म्स हैं, कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जिनको आपको समझना पड़ेगा। जैसे जब रे ऑप्टिक्स की हमने बात की थी, वहाँ पर भी हमने बोला था कि लाइट रे क्या होती है, बीम क्या होता है, इंसिडेंट लाइट रे क्या होगी, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या होगा। तो इन सभी चीज़ों को हमें एक एक करके यहाँ पे डिस्कस करना होगा। वेव के रिगार्डिंग भी कुछ पॉइंट्स होंगे, वेव के रिगार्डिंग भी कुछ डेफिनेशंस होंगी जिनको हम पहले एक बार देखेंगे। देन उसके बाद में हम जो चैप्टर का बेसिक है उसके ऊपर एंटर करेंगे। सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लें कि हमें इस चैप्टर में आखिरकार पढ़ना क्या क्या है, क्योंकि सबसे पहले आपको किसी भी टॉपिक में, किसी भी चैप्टर में ये पता होना चाहिए कि किन किन टॉपिक्स को हम आगे चल के डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्टिंग में हम बस बात करेंगे इंट्रोडक्शन की। वेव का इंट्रोडक्शन हम देखेंगे, कुछ डेफिनेशंस, टर्मिनोलॉजीज को यहाँ पे डिस्कस करेंगे डिफरेंट। देन इसके बाद में हम आएंगे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को एक बार वेव नेचर के बेसिस पे समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद में 3 डिफरेंट फिनोमेना जो कि बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमेना है और आप बोल सकते हैं कि एक तरीके से जान है वेव ऑप्टिक्स की, जो पूरी की पूरी सॉल है जिसको हमें यहाँ पे पढ़ना है। दैट इज 3 phenomena are there. The first one is interference, second one is diffraction, and third one is polarization. इन 3 चीजों को हमें यहाँ पे जो बेसिकली बहुत ही डेप्थ में जाकर और इसकी स्टडी करनी है। इंटरफेरेंस को इसमें खास तौर पे बहुत अच्छे से हमें डिस्कस करना है। इंटरफेरेंस पर ही YDSE को हम डिस्कस करेंगे। दैट इज यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ये एक एक्सपेरिमेंट होगा जिस पर बेस्ड क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंटली एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। थ्योरेटिकल प्लस डेरिवेटिव पार्ट एंड देन न्यूमेरिकल इसमें आ सकते हैं। तो ये एक ओवरव्यू हुआ पूरे के पूरे चैप्टर का कि किस तरीके से चैप्टर का फ्लो आगे चलकर चलने वाला है। नाउ हम बात करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू वेव या फिर डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज रिगार्डिंग वेव ऑप्टिक्स। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा वेव फ्रंट की। व्हाट इज वेव फ्रंट? वी हैव टू डिस्कस व्हाट इज वेव फ्रंट। different terms
regarding wave। इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले वेव फ्रंट। देखिए क्या होता है वेव फ्रंट। वेव फ्रंट की अगर टेक्निकल डेफिनेशन की हम बात करें तो द लोकस ऑफ ऑल द पार्टिकल्स इन द मीडियम वाइब्रेटिंग इन सेम फेज, यानी कि किसी भी मीडियम के पार्टिकल जो कि सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे होंगे उनके लोकस को ही क्या कहा जाता है, वेव फ्रंट कहा जाता है। अब वेव फ्रंट यहां पे जनरली 3 टाइप का हो सकता है। द फर्स्ट वन इज spherical wavefront, second one is cylindrical wavefront, and the third one is plane wavefront। कब कब ये तीनों वेवफ्रंट हमें प्रोड्यूस होंगे, कब कब ये तीनों वेवफ्रंट हमें मिलेंगे, उनको भी हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो स्फेरिकल वेवफ्रंट आपको मिलता है जब आपका सोर्स है, जो लाइट सोर्स है, वो पॉइंट लाइट सोर्स है। सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट हमें तब मिलेगा जब लाइट सोर्स हमारे पास में लीनियर होगा, और प्लेन वेवफ्रंट आपको मिलता है जब पॉइंट लाइट सोर्स हो या लीनियर लाइट सोर्स हो, लेकिन डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो, लार्ज डिस्टेंस हो। तो हमें यहां पे प्लेन वेव फ्रंट मिलेगा। नाउ वेव फ्रंट को एक बार फॉर्म करके हम देखते हैं कि किस तरीके से हम वेव फ्रंट को फॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा पॉइंट लाइट सोर्स के लिए, कि अगर लाइट सोर्स आपको लेट से पॉइंट सोर्स दिया गया है, ये सोर्स है, इससे जो लाइट वेव्स निकल रही होंगी वो किस तरीके से डिस्टर्बेंस यहां पे प्रोड्यूस करेंगी। यहां पे वेव्स को मैं बना देता हूं, that is first one, this is second one, third one and fourth one। ये 4 रेफरेंस डायरेक्शन मैंने यहां पे लिए हैं। अब आप वेव्स को यहां पे फॉर्म कर सकते हैं। ये फर्स्ट है, here we have the second, here is the fourth, and here we have the fifth one। Now हमने जो डेफिनेशन की बात की है वो ये थी कि किसी भी मीडियम के वो पार्टिकल्स जो कि सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे हैं उनके लोकस को ही हम क्या कहते हैं, वेव फ्रंट बोलते हैं। अब यहाँ पे जो वेव्स आपने कुछ वेव बनाई है, लार्ज नंबर ऑफ वेव्स होंगी, इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेव्स होंगी, लेकिन फिलहाल जो मैं बात कर रहा हूँ वो मैं बात कर रहा हूँ केवल और केवल उन पार्टिकल्स की या उन पॉइंट्स की जो कि सेम फेज में होने वाले अगर पार्टिकल्स की मैं बात करूं तो कुछ पार्टिकल जो आएंगे यहाँ पे, इन्हें मैं यहाँ व्हाइट कलर से डॉटेड बना रहा हूं। अब आप इन सभी को जब मिलाएंगे तो यू विल हैव अ सर्कल फॉर्म्ड राइट हियर। इस तरीके से एक सर्कल आपको दिखाई देगा। कुछ और पार्टिकल्स भी आप ले सकते हैं जो कि सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे होंगे। जैसे नेक्स्ट पोजीशन हम यहां पे लेते हैं, इन्हें भी जब आप मिलाएंगे, इनके लोकस की जब हम बात करेंगे तो यू विल गेट अनदर सर्कल। तो इस तरीके से एक और सर्कल आपको मिलेगा। कितने भी अगर आप सर्कल्स ले लें, कितने भी ऐसे पॉइंट्स ले लें, अब इसको हम उल्टा बोलते हैं एक बार, क्योंकि सर्कल बोलने का मतलब है कि जिस चीज के लिए हम
फाइंड कर रहे हैं, जिसे हम ढूंढ रहे हैं, स्फेरिकल वेव फ्रंट है, आपने पहले उसको ड्रॉ कर दिया है। नहीं, आप पहले सर्कल ड्रॉ मत कीजिए, हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि सेम फेज में होने वाले पार्टिकल्स को आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो यहां पे देखें, ये वाले पार्टिकल्स भी सेम फेज में होने वाले हैं। इनके लोकस की अगर मैं बात करता हूं, तो फिर से आपको यहां पे एक सर्कल दिखाई देगा। दैट मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि अगर लाइट सोर्स पॉइंट लाइट सोर्स है तो उससे वेव जो होगी वो हर पॉसिबल डायरेक्शन में इस तरीके से निकलती है, और मीडियम के वो पार्टिकल्स जो कि सेम फेज में है उनका लोकस ही क्या कहलाता है, वही कहलाता है वेव फ्रंट। तो पॉइंट लाइट सोर्स के जो वेव फ्रंट होने वाला है वो हमेशा किस शेप का होगा, स्फेरिकल वेव फ्रंट होगा। नाउ इसके बाद में हम बात करते हैं सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट के बारे में। सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट हमें कब मिलेगा? सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट आपको मिलता है जब लाइट सोर्स पॉइंट ना होकर लीनियर लाइट सोर्स हो। दिस इज पॉइंट लाइट सोर्स एंड वेव फ्रंट इज स्फेरिकल। Then here we have लीनियर लाइट सोर्स। अब इसके लिए अगर हम बात करें तो वेव्स जो निकलेंगी, कुछ वेव यहां पे फिर से मैं बना देता हूं जिससे कि हमारे लिए समझने में आसानी हो। अब यहाँ पे उन पॉइंट्स की हम बात करें जो कि सेम फेज में हैं, तो उन पॉइंट्स को जो हम डिस्कस करेंगे, लेट्स से ये कुछ पॉइंट्स हैं जो सेम फेज में हैं। तो आप देखेंगे यहां पे जो आपको वेव फ्रंट मिलने वाला है, इट इज गोइंग टू बी सिलेंड्रिकल लाइक दिस। ये सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट यहां पे हमको मिलेगा। आप चाहें तो कुछ दूसरे पॉइंट्स को भी ले सकते हैं समझने की पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मान लीजिए अब इन पॉइंट्स को मैंने लिया जो कि फिर से सेम फेज में दिखाई दे रहे हैं। इसके लिए अगर आप वेव फ्रंट की बात करते हैं तो यू विल गेट अ वेव फ्रंट लाइक दिस। तो फिर से आपको एक और सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट यहां पे मिल जाएगा। तो हम यहां पे बोल सकते हैं कि लीनियर लाइट सोर्स सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। तो लीनियर लाइट सोर्स होगा अगर, तो वेव फ्रंट आपको मिलने वाला हमेशा सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट होगा, ये हमें ध्यान रखना है। नाउ प्लेन वेव फ्रंट की एक बार बात करें कि प्लेन वेव फ्रंट क्या होता है। इसे यहां से मैं रब किए देता हूं। अब हमने बोला कि अगर डिस्टेंस बहुत बहुत ज्यादा है, वेदर इट इज अ पॉइंट लाइट सोर्स और अ सिलेंड्रिकल लाइट सोर्स, देन वेव फ्रंट जो हमें मिलेगा इट विल बी ऑलवेज अ प्लेन वेव फ्रंट। किस तरीके से हम डिस्कस कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये एक वेव फ्रंट रहा होगा, कुछ देर बाद में नेक्स्ट जो पोजीशन आपको मिलती है वेव फ्रंट की, इट विल बी लाइक दिस। यहां पे आपको वेव फ्रंट मिलेगा। इनकी इंटरमीडिएट पोजीशन के लिए भी वेव फ्रंट अगर आप चाहें
तो ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये एक वेव फ्रंट है जो आगे की तरफ चलता जा रहा है। तो 3 वेव फ्रंट मैंने बनाए हैं यहां पे। हेयर सोर्स में बी एनीथिंग, पॉइंट और लीनियर, एंड वेव फ्रंट इज प्लेन। क्लियर है? अब कुछ नई चीजें डिस्कस करें। वेवलेट्स, वेवलेट्स क्या होती हैं? वेवलेट्स को समझने के पहले हम ये देख लें एक बार कि 3 तरह के यहां पे जो है वेव फ्रंट्स को हमने डिस्कस किया। वेव फ्रंट्स की डेफिनेशन की हमने बात की। अब रे को अगर वेव से मुझे लिंक करना है, रे को अगर मुझे वेव से रिलेट करना है, तो मैं किस तरीके से कर सकता हूं? एक ऐसी लाइंस का कॉम्बिनेशन जो कि हर टाइम, हर वक्त वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होता है। येलो कलर से मैं इसको यहां पे ड्रॉ करने जा रहा हूं ताकि थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट हम लोग यहां पे जनरेट कर सकें। अगर मैं आपसे बोलूं ये ऐसी लाइन ड्रॉ कर दीजिए जो इन तीनों के तीनों वेव फ्रंट्स के परपेंडिकुलर हो, तो आप सीधी सी ये लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। और अगर मैं आपसे बोलूं कि कुछ और लाइंस ऐसी ड्रॉ कीजिए, तो आप इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। सेकंड केस में आते हैं हम। अगर यहां मैं आपसे बोलता हूं, जो कि सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट्स आपको मिल रहे थे, कि ऐसी लाइंस आपको ड्रॉ करनी है जो हर वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर हो, तो आप इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ये परपेंडिकुलर है वेव फ्रंट के। एक लाइन आप इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, ये भी वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होगी। इस डायरेक्शन में भी आप कर सकते हैं। ये हर जगह पर वेव फ्रंट्स के परपेंडिकुलर है। प्लेन वेव फ्रंट की केस में अगर आपसे बोला जाए तो यहां पर भी ऐसी लाइंस ड्रॉ की जा सकती हैं। तो यहां पे हमने कुछ ऐसी लाइंस ड्रॉ की हैं जो वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर है, और ये लाइंस का कॉम्बिनेशन ही रे कहलाता है। दिस इज द रे ऑफ लाइट। यानी कि रे और वेव को अगर आपको लिंक करना है तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि किसी भी वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर आप ऐसी लाइंस ड्रॉ कर देते हैं जो कि हर टाइम पर वेव फ्रंट्स के परपेंडिकुलर होगी, देन दे विल बी कॉल्ड रेज। These are the light rays. तो ये कुछ बात हुई रे और वेव को आपस में समझने के लिए, आपस में इंटररिलेट करने के लिए। देन उसके बाद में नेक्स्ट जिस टर्म का मैंने नाम लिया था वेव फ्रंट के बाद में, इट इज वेवलेट। वेवलेट्स को समझने के लिए ध्यान दीजिएगा कि किसी भी वेव फ्रंट का
हर एक पॉइंट एक सोर्स ऑफ लाइट की तरह बिहेव करेगा, और ये जो पॉइंट्स होते हैं यही कहलाते हैं वेवलेट। क्योंकि ये अगर सोर्स ऑफ लाइट की तरह बिहेव कर रहा है, किसी भी वेव का हर एक पॉइंट अगर पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट की तरह बिहेव कर रहा है, देन वहां से भी कंटिन्यूअसली वेव्स जो होंगी वो बाहर की तरफ निकल रही होंगी, वेव वहां पर एमिट हो रही होंगी। यानी किसी भी वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट कंटिन्यूअसली वेव्स को क्या करता है, एमिट करता है। और जब भी कंटिन्यूअसली वेव्स को एमिट करेगा तो वो एज ए पॉइंट सोर्स बिहेव करेंगे, और जब वो एज ए पॉइंट सोर्स बिहेव करेंगे तो वहां पे नए वेव फ्रंट्स भी कंटिन्यूअसली क्रिएट होंगे, और उन नए वेव फ्रंट्स को किस तरीके से हम क्रिएट कर सकते हैं, किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, उसे हमें एक बार यहाँ पे समझना है। तो सबसे पहले मैं एक स्फेरिकल वेव फ्रंट लेके बात करता हूँ, और उसके बाद में अगर आप बोलेंगे तो सिलेंड्रिकल से या फिर प्लेन से हम उसको दोबारा समझ भी लेंगे, एक बार फिर से उसको रिपीट कर देंगे। तो सबसे पहले स्फेरिकल वेव फ्रंट हमें कब मिलता है, जब हमारे पास में पॉइंट सोर्स होता है। इस बात को हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। तो इस पॉइंट सोर्स के लिए, जिसे कि एस नाम हम दे देते हैं, मैं कुछ वेव फ्रंट्स जो है यहां पे ड्रॉ कर देता हूं। स्फेरिकल होने वाले हैं ये, इस तरीके से कुछ स्फेरिकल वेव फ्रंट्स मैंने यहाँ पे डिस्कस किए। अब हमने ये कहा है कि किसी भी वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट सोर्स की तरह हमेशा बिहेव करता है। तो यहां पर मैं कोई से भी 3 पॉइंट्स ले लेता हूं। लेट्स से दिस इज पॉइंट नंबर 1, दिस इज पॉइंट नंबर 2 एंड दिस इज पॉइंट नंबर 3। दीज पॉइंट आर वेवलेट्स, नथिंग बट दीज आर कॉल्ड वेवलेट्स। अब ये वेवलेट्स क्यों कहे जाते हैं और वेवलेट्स किस तरीके से यूजफुल हैं किसी भी वेव फ्रंट को ड्रॉ करने में। अब अगर ये पॉइंट लाइट सोर्स है तो इससे भी लाइट वेव्स निकलेंगी, क्योंकि सोर्स है मतलब ये लाइट को प्रोड्यूस करेगा। लाइट वेव्स निकलेंगी, दैट मीन्स इसका जो वेव फ्रंट होगा, इससे निकलने वाला जो वेव फ्रंट होगा, पॉइंट का वेव फ्रंट हमेशा क्या होता है, स्फेरिकल होता है। तो इसके लिए फिर से स्फेरिकल वेव फ्रंट्स यहां से आप ड्रॉ कर सकते हैं। इसी तरीके से इस सोर्स के लिए भी आप कर सकते हैं, और इसी तरीके से थर्ड सोर्स के लिए भी हमने ये एक स्फेरिकल वेव फ्रंट यहां पे ड्रॉ किया। ये स्फेरिकल वेव फ्रंट ड्रॉ जो आपने किया है, ये किसके लिए है, ये उन पॉइंट सोर्सेस के लिए है जो कि आपने पिछले वेव फ्रंट्स के ऊपर अज्यूम किया है। अब इसके लिए टेंजेंट आप ड्रॉ कर दीजिए। इसे फॉरवर्ड एनवलप भी बोला जाता है। इसके आगे वाली सरफेस पे होती हुई टेंजेंट हमने ड्रॉ की, और आप देख सकते हैं कि जो ग्रीन कलर से हमने टेंजेंट ड्रॉ की है, जो कि अभी हो सकता है आपको हेमिस्फेरिकल दिखाई दे रहा हो, इसको जब आप हर पॉइंट को सोर्स मानते हुए ड्रॉ करेंगे तो यहां पर आपको एक नया वेव फ्रंट मिलेगा जो कि स्फेरिकल ही होगा, क्योंकि इस पॉइंट लाइट सोर्स का जितने भी वेव फ्रंट्स बनेंगे वो हमेशा स्फेरिकल होंगे। तो इस तरीके से वेवलेट्स को मानते हुए ईच पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट behaves like a point light source itself। तो इसे मानते हुए हम जो है नए वेव फ्रंट्स की, या जो आगे की तरफ वेव फ्रंट बनने वाले हैं, कुछ देर बाद वेव फ्रंट बनने वाले हैं, उनको हम यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं, उनको ड्रॉ आप कर सकते हैं। नोट करें इसे। अगर इसी चीज को मैं मान लीजिए स्फेरिकल वेव फ्रंट के लिए अप्लाई करना चाहूँ, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट के लिए अप्लाई करना चाहूँ, या पैरेलल वेव फ्रंट के लिए अप्लाई करना चाहूँ, तो भी इसको आसानी से हम अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट की अगर मैं बात करता हूँ, तो ये आपको पहले लीनियर लाइट सोर्स लेना होता है। अब इसके लिए कोई सा भी वेव फ्रंट ही एक मैंने ड्रॉ किया जो कि सिलेंड्रिकल होगा। अब आपको करना क्या है, आपको वेव फ्रंट के हर पॉइंट को एज ए लाइट सोर्स आप यहां पे मान सकते हैं। तो इसी प्रोसेस में मैं कुछ पॉइंट्स यहां पे ले लेता हूं, 4 पॉइंट्स, दैट इज 1 2 3
एंड दिस इज 4। ये जो पॉइंट लाइट सोर्सेज हैं ये अपना खुद का एक वेव फ्रंट जो है यहाँ पे प्रोड्यूस करेंगे और वो भी स्फेरिकल होगा नेचर में। क्लियर है? नाउ फॉरवर्ड एनवेलप ड्रॉ कर दीजिए, इसके लिए टेंजेंट बनाती हुई लाइन ड्रॉ करें। तो आप देख सकते हैं कि जो टेंजेंट आपने ड्रॉ किया इट इज स्फेरिकल इटसेल्फ, सॉरी इट इज नॉट स्फेरिकल, इट इज सिलेंड्रिकल इटसेल्फ। स्फेरिकल बनेगा यहां पर जब पॉइंट लाइट सोर्स की हम बात करेंगे। तो इन पॉइंट लाइट सोर्सेस के लिए जो वेव फ्रंट्स होते हैं वो हमेशा स्फेरिकल होते हैं, और जब फॉरवर्ड एनवेलप उनके लिए ड्रॉ कर दिया जाता है तो वो आपको सेकेंडरी वेव फ्रंट को प्रोवाइड करवाते हैं, यानी कि फॉलोइंग वेव फ्रंट के बाद में कौन से नए वेव फ्रंट्स अब बनने जा रहे हैं उनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन यहां पे मिल सकती है। कन्वर्जिंग, डाइवर्जिंग, अलग अलग तरह के जो वेव्स होंगे उनके लिए आप इस तरीके से वेवलेट्स थ्योरी को काम में लेकर और नए वेव फ्रंट्स को ड्रॉ कर सकते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे जो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में हमें थोड़ी बहुत बात करनी होती है। Reflection and refraction here, what we are talking about. And first of all, we'll talk about reflection. हम मान लेते हैं यहाँ पे एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे एक पैरेलल वेव फ्रंट जो है या प्लेन वेव फ्रंट आप बोलें वो आता है और यहां से टकराने के बाद में यहां से रिफ्लेक्ट वो हो जाता है। क्लियर है? ये एक प्लेन वेव फ्रंट यहां से आया होगा और ये यहां पर से रिफ्लेक्ट भी हो गया होगा। क्लियर? तो ये यहां पे किसी भी प्लेन वेव फ्रंट के लिए अगर हम बात करते हैं कुछ ऐसी लाइंस की जो उसके परपेंडिकुलर हो, वेदर द वेव फ्रंट इज स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल, अगर आप उन लाइंस की कॉम्बिनेशन की बात करते हैं जो वेव फ्रंट के हर वक्त परपेंडिकुलर है, तो वो लाइंस हमेशा रे को डिनोट करती है। तो ये भी एक रे होगी आपस अपने आप में और ये दूसरी भी एक रे होगी अपने आप में। इन दो रेस की हम खास तौर पर बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन यहां पे ड्रॉ कर देता हूं। क्लियर है? इसी तरीके से यहां से भी आप परपेंडिकुलर डायरेक्शन ड्रॉ कर दीजिए। ये यहां पे परपेंडिकुलर्स हमें मिले हैं। क्लियर? नाउ कुछ नाम हम इन्हें दे दें। दिस इज PQ, दिस इज AB। ट्राइंगल्स की कुछ हम यहां पे बात कर रहे थे। सबसे पहले बात करेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंसेस की। तो यहां पे अगर आप देखें तो नॉर्मल के साथ में जो एंगल बनाती है इंसिडेंट लाइट रे, इट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये अगर I होता है तो इट विल बी 90 माइनस I एंड इट विल बी अगेन I। ओके, इसी तरीके से ये एंगल अगर R होता है तो इट विल बी 90 माइनस R एंड इट विल बी अगेन R। तो हियर वी आर टेकिंग टू different triangles. In triangle
APQ, APQ ट्राइंगल में अगर मैं बात करता हूं तो आप देखेंगे सबसे पहले कि अगर मैं यहां पे साइन आर का रिलेशन काम में लेता हूं तो हमें पता है कि साइन आर इज इक्वल टू perpendicular upon hypotenuse. So what is the perpendicular here? Here AP is the perpendicular. And what is the hypotenuse? This is PQ. And in triangle BPQ, BPQ में अगर हम बात करते हैं this one, तो आपको जो एंगल मिलता है it will be sin I. And it will be again perpendicular upon hypotenuse, that is BQ upon PQ. We can write down this equation number 1 and this is equation number 2. अब अगर हम बात करें यहां से वैल्यू हमें निकालनी है AP की, तो अगर आप डायग्राम को ध्यान से देखें तो AP मतलब वो वाला डिस्टेंस होगा जो कि BQ के बराबर होगा, क्योंकि जब ये लाइट रे यहां पे टकराई थी तो A से P वाले डिस्टेंस के बराबर इसने और डिस्टेंस कवर किया था, जबकि जब रे ऑफ लाइट नंबर 1 P A डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा उस टाइम पर सेकेंड वाली रे ने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा? BQ डिस्टेंस कवर किया होगा, क्योंकि मीडियम यहां पर सेम है। रिफ्लेक्शन जब होता है तब मीडियम डज नॉट गेट चेंज्ड, मीडियम यहां पे चेंज नहीं होता है, और मीडियम अगर चेंज नहीं होगा तो सेम टाइम पीरियड में लाइट रे सेम डिस्टेंस वहां पे कवर करेगी हमेशा। तो हम यहां पे बोल सकते हैं AP विल बी इक्वल्स टू BQ। इससे कुछ भी डिस्टेंस बोल दीजिए, लेट्स से T डिस्टेंस में से बोल देता हूं, तो इक्वेशन 1 और 2 में क्या ड्रास्टिक चेंज आएगा? इक्वेशन 1 और 2 में जो चेंज आने वाला है इट विल बी साइन R इज इक्वल टू T अपॉन PQ। तो यहां से आप T की वैल्यू निकालेंगे, इट विल बी PQ साइन R। इक्वेशन नंबर 3 डाल दीजिए। इसी तरीके से अगर ये वैल्यू आप यहां पे भी पुट करते हैं तो यू विल हैव साइन I इज इक्वल्स टू T अपॉन PQ and T will be equals to PQ sin I. This will be equation number 4. Now we can write down from equation number 3 and 4. दोनों ही T को डिनोट यहाँ पे कर रहे हैं, this is T and this is also T. So because T is equals to T, then we can say PQ sin R will be equals to PQ sin I. So PQ will be cancelled out from each other. The remaining part is sin R upon sin I. So R is equals to I. And this is what? This is the law of reflection. कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो होते हैं वो हमेशा बराबर होते हैं। तो इस तरीके से वेव नेचर पे बेस्ड भी आप लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को प्रूव कर सकते हैं, यानी कि वेव नेचर से हम ये बोल सकते हैं कि बाकी के फिनोमेनास को तो हम डिस्कस करेंगे ही करेंगे, जो इंटरफेरेंस है, डिफ्रैक्शन है या पोलराइजेशन है, लेकिन जो बहुत ही बेसिक दो चीजें हैं, द फर्स्ट वन इज रिफ्लेक्शन एंड द अदर वन इज रिफ्रैक्शन, उसे रे नेचर ऑफ लाइट के साथ साथ सक्सेसफुली यहाँ पे वेव नेचर ऑफ लाइट की हेल्प से भी एक्सप्लेन किया जा सकता है। ये बात हुई रिफ्लेक्शन की। इसके बाद में बात करेंगे रिफ्रैक्शन के बारे में, यानी कि अब मीडियम हमें यहाँ पे चेंज करना होगा। तो हेडिंग लिखेंगे रिफ्रैक्शन।
रिफ्रैक्शन की थोड़ी सी बात करें तो रिफ्रैक्शन क्या होता है? रिफ्रैक्शन यानी कि मीडियम यहाँ पे चेंज होगा। तो लेट से यहाँ के मीडियम को हम बोल देते हैं मीडियम 1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा μ1, और इस मीडियम को बोलते हैं मीडियम 2, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लेने वाले हैं यहाँ पे μ2, आगे चल के भी काम में आएगा ये। दिस इज द बाउंड्री सेपरेटिंग टू मीडियम्स। लाइट रे यहां से चल के आएगी, लेकिन चूंकि हमें वेव को डिस्कस करना है तो मैं वेव की फॉर्म में से बना देता हूं, रे की फॉर्म में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। दिस विल बी द नॉर्मल हियर, परपेंडिकुलर एक यहां से डाल दें ताकि हमें यहां से डिफरेंस का पता लग जाएगा। अब ये एक पैरेलल जो वेव एक थी, प्लेन वेव फ्रंट आप इसे बोल सकते हैं, ये इस तरीके से यहाँ से देखें आप चल रहा होगा। जब ये चलेगा, ये यहाँ पर पहुंचेगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ वाली जो रे होगी ये मीडियम की बाउंड्री से टकरा चुकी है, जबकि यहाँ वाली जो वेव है, जो इस वेव के रिगार्डिंग रे हम कॉरस्पॉन्डिंग बोल सकते हैं, उसे अभी भी इसी मीडियम में इतना डिस्टेंस और भी कवर करना है। तो यहाँ पे मैं कुछ नाम दे देता हूँ इन पॉइंट्स को। लेट्स से दिस पॉइंट इज P, दिस इज Q, इसे A बोल दीजिए। अब चूंकि इसका तो मीडियम चेंज हो चुका है और मैं ये मान लेता हूं कि ये रेयर से डेंस मीडियम में जा रही होगी, तो नॉर्मल के पास आ जाएगी। तो इफ दिस एंगल इज I, देन दिस एंगल विल बी ऑल्सो I। इसी तरीके से जब तक ये P से लेट से Q पॉइंट पर पहुंची होगी, PQA इसे B बोल दीजिए, तब तक ये लाइट रे जो कि ऊपर वाले पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग रे थी, ये A से P पर पहुंची होगी, यानी कि दिस विल बी अगेन परपेंडिकुलर, और इफ दिस एंगल इज R, देन दिस एंगल विल बी ऑल्सो R। क्लियर है? दिस इज R, देन दिस विल बी ऑल्सो R। नाउ हमें बात करनी है रिफ्रैक्शन की। तो रिफ्रैक्शन में होता क्या है, मैं पहले वो नहीं बताऊंगा आपको, क्योंकि जब इसे हम सॉल्व करेंगे, रिजल्ट हमारे पास में निकल के आएगा, इट विल बी मोर इंटरेस्टिंग। तब हमें लगेगा कि हाँ, यही तो हमने रिफ्रैक्शन में पढ़ा था। तो जो रे ऑप्टिक्स की जब हमने बात की थी, रे ऑप्टिक्स में हमने रिफ्रैक्शन देखा था, वहां पे जो फाइनल रिजल्ट्स निकल कर आए थे, वो रिजल्ट हम यहाँ पे वेव की हेल्प से निकालने की कोशिश कर रहे होंगे। दो ट्राइंगल्स आपको यहाँ पे मिले। द फर्स्ट वन इज APQ। तो ट्राइंगल APQ के लिए अगर हम बात करते हैं तो साइन I की वैल्यू अगर आपसे पूछी जाए तो साइन I विल बी AQ अपॉन PQ। AQ की अगर हम यहां पे बात करें तो इट इज लेट से T टाइम से लग रहा है, पूरी ये प्रोसेस होने में टाइम जो है वो T है। तो ये लाइट रे को यहां से आने में कितना टाइम लग रहा होगा? T टाइम। सो इट विल बी V1T, and V1 can be replaced by C upon mu1. In the same manner, in triangle BPQ, we have sin R is equals to PB upon PQ. And what is the PB? It is V2T, and what is V2? It is C upon mu2. So this is the equation number 1, 2, 3, 4 it is. इसे हाफ पोर्शन में डिवाइड कर दें आप। LHS RHS वाले को हम अलग अलग ही डिस्कस कर रहे हैं। तो साइन I कैन बी रिटन एज C अपॉन mu1 T अपॉन PQ। तो यहां से आप क्या कीजिए, T की वैल्यू निकाल दीजिए या CT की वैल्यू निकाल लीजिए, एक ही बात है। साइन I इट इज mu1
इंटू पी क्यू। इसी तरीके से यहां से भी आप सी टी की वैल्यू कैलकुलेट करें तो सी टी विल बी साइन आर म्यू टू इंटू पी क्यू। This is equation number 5 and this is equation number 6. So from equation number 5 and 6. आप देख सकते हैं दोनों इक्वेशंस यहाँ पे ct को डिनोट कर रही हैं, दोनों ही ct के लिए, तो दे बोथ कैन बी इक्वल साइन आई म्यू वन पी क्यू इज इक्वल्स टू साइन आर म्यू टू इंटू पी क्यू। तो पी क्यू से पी क्यू यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा एंड व्हाट वी हैव द रिमेनिंग पार्ट इज म्यू वन sin I is equal to mu 2 sin R. This is the law of refraction what we have already discussed in the ray optics. तो इस तरीके से हमने वेव नेचर को कंसिडर करते हुए, वेव नेचर को मानते हुए भी यहाँ पर जो है दो चीज़ों को डिस्कस किया। द फर्स्ट वन वाज रिफ्लेक्शन एंड द अदर वन इज रिफ्रैक्शन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसकी। नाउ उसके बाद में तीन जो हमें फिनोमेनाज यहाँ पे बेसिकली डिस्कस करने हैं। द फर्स्ट वन इज इंटरफेरेंस इट इज, द सेकेंड वन इज डिफ्रैक्शन एंड द थर्ड वन इज पोलराइजेशन। उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ विच इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो हेडिंग लिखेंगे आप देखिए क्या है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। एसएचएम में हमने इसकी बात की, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की 11th क्लास में हमने एसएचएम को डिस्कस किया था। फिर 11th क्लास में ही हमने वेव को डिस्कस किया था, वहां पर हमने सुपरपोजिशन की बात की। फिर 11th क्लास में ही हमने साउंड को डिस्कस किया था, यहाँ पे डॉपलर इफेक्ट की मैंने बात की थी, वहां हमने सुपरपोजिशन को डिस्कस किया था। फिर हम 12th क्लास में आए, यहाँ पे हमने सबसे पहले आपको ध्यान होगा एसी सर्किट जब पढ़ा था, ऑल्टरनेटिंग करंट जब हमने पढ़ा था, वहां पर भी सुपरपोजिशन आया था, वहां पर भी हमने इसकी बात की थी। और फाइनली अब 12th क्लास के ही सिलेबस में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक वेव ऑप्टिक्स के अंदर फिर से सुपरपोजिशन आ रहा है, जो आखिरी और 5वीं बार आ रहा है। कॉन्सेप्ट सब कुछ सेम रहेंगे। ये जिन 5 टॉपिक्स को मैंने नाम लिए हैं उनमें से एक को भी अगर आप पकड़ लेते हैं, एक की भी नर्व्स अगर आपको पकड़ में आ जाती है, तो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं या जो थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग है इन टॉपिक्स की, वो ऑलमोस्ट सेम चलती है। थोड़ा बहुत कॉन्सेप्चुअल जो है डिफरेंस वहाँ पे ऑब्वियसली आएगा, क्योंकि हम साउंड की बात करेंगे तो साउंड कुछ अलग चीज़ है, एसी की बात करेंगे तो एसी कुछ अलग है, और वेव की बात करेंगे तो वेव यहाँ पे कुछ अलग चीज़ है। लेकिन कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल सब कुछ सेम चलने वाला है। क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन? जब कोई वेव किसी मीडियम में ट्रेवल करती हुई एक प्लेस पे आती है और उसी मीडियम में दूसरी वेव भी ट्रेवल करती हुई उसी पर्टिकुलर पॉइंट पे आती है, और जब दोनों वेव्स एक जगह पे मिलती है तो रिजल्टेंट डिस्टरबेंस क्या होगा? एक टर्म यहां पे मैं काम में ले रहा हूं, दैट इज डिस्टरबेंस।
डिस्टर्बेंस क्या होता है कि मान लीजिए ये एक पॉइंट था P, यहां पर कहीं से एक वेव आई, इसी तरीके से इसी पॉइंट P पर कहीं से ये एक दूसरी वेव आई। तो देखिए वेव नंबर 1 इस P पॉइंट पे कुछ डिस्टरबेंस प्रोड्यूस करने की कोशिश करेगी, वेव नंबर 2 इस पॉइंट P पर कुछ डिस्टरबेंस प्रोड्यूस करने की कोशिश करेगी, लेकिन जब वेव 1 और 2 एक सेम पॉइंट P पर इंसिडेंट हो रही है तो यहां का जो रिजल्टेंट डिस्टरबेंस होगा, इस P पॉइंट का जो रिजल्टेंट डिस्टरबेंस होगा वो किसके अकॉर्डिंग होगा, ये चीज डिफाइन हम करने के लिए काम में लेते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को। क्योंकि P पर रिजल्टेंट डिस्टरबेंस ऐसा नहीं है कि सिर्फ वेव 1 के अकॉर्डिंग हो जाए, या ऐसा भी नहीं हो सकता है कि सिर्फ और सिर्फ वेव 2 के अकॉर्डिंग हो जाए। दैट मीन्स वहां पर जो डिस्टरबेंस होगा उसका रिजल्टेंट डिस्टरबेंस आपको निकालने के लिए 1 और 2 के कंबाइंड इफेक्ट को वहां पर देखना होगा। तो अगर हम मान लीजिए कि वेव्स की इक्वेशन को इस तरीके से डिनोट करते हैं कि लेट्स से कि y1 इज इक्वल्स टू a1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स और y2 इज इक्वल्स टू आप बोल देते हैं a2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एनी वेव। देन अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन वी हैव y इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2। यही नहीं, अगर आपके पास में जो इंसिडेंट होने वाली सुपर इम्पोज होने वाली वेव्स ज्यादा हैं, दैट इज y1 है, y2, y3, then according to principle of superposition we can write down y is equals to y1 plus y2 plus y3 plus and so on। इसी तरीके से चलता रहेगा। तो this is the principle of superposition, nothing else। होता क्या है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को हमने समझा। अब इसको दूसरे तरीके से मैं वेव की फॉर्म में रख के देखता हूं कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। सेम फेज डिफरेंट फेज, फिर से एक नई टर्म आती है। दो वेव्स यहां पे बना रहा हूं। दिस इज द वेव नंबर 1 and here we have the wave number 2। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि दोनों की दोनों वेव्स जो है वो सेम फेज में। आप देख सकते हैं फर्स्ट वाली वेव का जब मैक्सिमा जा रहा है तब सेकंड वाली वेव का मैक्सिमा जा रहा है, और फर्स्ट वाली वेव का जब मिनिमा जा रहा है तो सेकंड वाली का भी मिनिमा यहाँ पे जा रहा है। तो अगर इन दोनों का रिजल्टेंट आप निकालें तो इन दोनों का रिजल्टेंट वेव फंक्शन क्या निकल कर आएगा, उसकी अगर हम बात करें तो इट विल बी लाइक दिस। अगर ये A1 है और ये अगर A2 है तो यहां जो वेव निकल कर आई है रिजल्टेंट, इट विल बी ऑब्वियसली A1 प्लस A2, यानी कि एम्पलीट्यूड जो होंगे वो सीधे सीधे ऐड हो जाएंगे। यही प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है। बस हमने क्या बोला था कि y इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, नथिंग एल्स। इसी तरीके से आप दूसरे फ्रेम में भी आप इस इक्वेशन को या इस वेव फंक्शन को समझ सकते हैं। किस तरीके से हम उसे समझ सकते हैं वो एक बार देखते हैं। अब अपोजिट फेज लेकर मैं काम करता हूं एक बार। तो ये मान लेते हैं कि फर्स्ट वेव है और लेट्स से दिस इज द सेकंड वन। अब अगर आप बात करेंगे लेट्स से दिस इज A एंड दिस इज ऑल्सो A, मैग्नीट्यूड वाइज दोनों को मैंने सेम मान लिया है। ये दोनों अगर एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज होती है देन रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट विल बी लाइक दिस, नथिंग। क्योंकि यहां पर आप जब देखेंगे A निकालने के लिए आप A1 प्लस A2 करते हैं, यू हैव A माइनस A। दिस माइनस इज बिकॉज ऑफ अपोजिट फेज। तो A की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी यहां पर, 0 के बराबर। क्लियर है। तो इस तरीके से प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन काफी जगह पर काम में आएगा, खास तौर पर जब हम इंटरफेरेंस की बात करते हैं, साथ ही साथ डिफ्रैक्शन की जब हम बात करते हैं। इन दो फिनोमेनाज में कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन काम में आने वाला है।
हेडिंग लिखेंगे इंटरफेरेंस। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को देखने के बाद में अब बात आती है इंटरफेरेंस की। व्हाट इज इंटरफेरेंस? वन ऑफ द वेरी 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 इंपॉर्टेंट फिनोमेना। इंटरफेरेंस की जब हम बात करते हैं तो इंटरफेरेंस क्या है? इंटरफेरेंस इज नथिंग बट द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी ये रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी है जो केवल और केवल कब होती है? व्हेन सोर्सेज ऑफ लाइट आर कोहेरेंट। सोर्सेज ऑफ लाइट मस्ट बी कोहेरेंट, और कोहेरेंट का मतलब यहां पे होता है फ्रीक्वेंसी कौन सेम होनी चाहिए और फेज डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट इनके बीच में रहना चाहिए। ओमेगा जो है बेसिकली सेम रहना चाहिए। अब इसको मैं एक बार थोड़ा सा इस तरीके से टेक्निकल पॉइंट में डिस्कस करने के बाद में बिल्कुल एक जनरल लैंग्वेज में अगर हम इंटरफेरेंस को डिस्कस करें तो इंटरफेरेंस होता क्या है कि मान लीजिए दो लाइट वेव किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर इंसिडेंट हो रही है। तो ये देखा गया है, बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट था इसका एक, ये देखा गया कि कुछ प्लेसेस पर इंटेंसिटी इंडिविजुअल वेव्स की इंटेंसिटी के एडिशन से भी ज्यादा है और कुछ प्लेसेस पर इंटेंसिटी इंडिविजुअल वेव्स के इंटेंसिटीज के एडिशन से भी कम है। कहने का मतलब लेट्स से ये एक पी पॉइंट रहा होगा और इस पर दो वेव्स आई होंगी। इसकी इंटेंसिटी में बोल देता हूं I1 और इसकी इंटेंसिटी में बोल देता हूं I2। देन व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी एट पॉइंट P? इट शुड बी I1 प्लस I2, बट इट डज नॉट हैपन्स। ऐसा नहीं होता है, ये नहीं हुआ। ये देखा गया कि कहीं पर तो इंटेंसिटी की वैल्यू I1 प्लस I2 से भी ज्यादा आई और कुछ प्लेसेस पर इंटेंसिटी की वैल्यू I1 प्लस I2 से भी कम आई। तो इंटेंसिटी में एक चेंज आता है। ये चेंज इंटेंसिटी में क्यों आया है ये हम जब अच्छे से डिस्कस करेंगे इंटरफेरेंस को तब हम उसकी बात करेंगे। फिलहाल मैं सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं कि इंटरफेरेंस क्या है। तो इंटरफेरेंस यही कि इंटेंसिटी में इस तरह का एक ड्रामेटिक चेंज यहां पे निकल के आता है और यही कहलाता है इंटरफेरेंस। नाउ ये जो दो पॉइंट्स हमको मिलते हैं, इंटेंसिटी वेरी करेगी, कहीं पर इंटेंसिटी I1 प्लस I2 से ज्यादा होगी, कहीं पर इंटेंसिटी I1 प्लस I2 से कम होगी। इसी बेसिस पर इंटरफेरेंस को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। इंटरफेरेंस जब करते हैं तो दो चीजें हमें आपको यहां पे मिल जाएंगी। द फर्स्ट वन विल बी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड द सेकंड वन इज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब कंस्ट्रक्टिव क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है, उसको एक बार हम यहां पे डिस्कस कर लेते हैं। तो जब दो लाइट वेव्स जो कि किसी पॉइंट के ऊपर मिल रही है, किसी पॉइंट के ऊपर इंसिडेंट हो रही है या सुपर इंपोज हो रही है, अगर मैं बिल्कुल एग्जैक्ट बोलना चाहूं, वो अगर सेम फेज में है या उनके बीच का फेज डिफरेंस 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई इस तरीके से है, तो रिजल्ट जो आपको मिलेगा इट विल बी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो इन दोनों को अगर आप इंटरफेयर कराएंगे देन यू हैव द रिजल्ट लाइक दिस।
दिस इज द रिजल्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। एम्पलीट्यूड जो होंगे दोनों के वो सिंपली ऐड हो जाते हैं। इसी तरीके से अगर हम कुछ दूसरे केसेस की बात करें, अपोजिट फेज में से मैं ले रहा हूं यहां पे आप देखेंगे जो रिजल्ट आपको मिलने वाला है, इट विल बी लाइक नथिंग। दिस इज द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो दो तरीके की इंटरफेरेंस हमें यहां पे देखने को मिल सकते हैं। और इंटरफेरेंस होता कब है? इंटरफेरेंस केवल और केवल तब होता है जबकि सोर्सेज ऑफ लाइट कोहेरेंट हो। नोट करेंगे इसे।